मैं अगमिक राकेश जांगरा। आज बात करते हैं डॉलर और रुपए के रिलेशन के ऊपर। आपको हाल ही में पता होगा कि डॉलर और रुपए के बीच में फाइट चल रही है, लेकिन ये ऐसा नहीं है। केवल फाइट रुपए और डॉलर के बीच में नहीं है, फाइट डॉलर वर्सेज अदर करेंसीज के बीच में है। देश के अंदर जितनी करेंसी, हमारे राष्ट्र की करेंसी और दुनिया की जितनी करेंसी हैं, वो डॉलर के बेस पे एक्सचेंज होती हैं। डॉलर के बेस पे उनमें बदलाव होता है, उनके एक्सचेंज रेट होते हैं, उनके मूल्य निर्धारण होता है। यह सब ऊपर नीचे होता रहता है, इसलिए इसको कहा जा सकता है डॉलर और अदर करेंसी के बीच में फाइट। आज इस मुद्दे को समझते हैं कि रुपए में लगातार गिरावट क्यों है, अदर करेंसी में लगातार गिरावट क्यों है, डॉलर इतना मजबूत क्यों है। क्या ये वाकई में एक पैनिक इश्यू है? क्या वाकई में ये एक टेंशन लेने वाली बात है? क्या किसी राष्ट्र के लिए बड़े दुख की बात है कि उसकी करेंसी लगातार डिवैल्यूएट हो रही है या लगातार नीचे गिर रही है? क्या वाकई में ही डॉलर इतना मजबूत है कि अदर करेंसीज के ऊपर, दूसरी मुद्राओं के ऊपर, अन्य मुद्राओं के ऊपर इतना भारी पड़ रहा है? इन सब के ऊपर बात करते हैं। ये जानने से पहले सबसे पहले जानना जरूरी है कि डॉलर काम कैसे करता है, दूसरी करेंसी काम क्या करती है। करेंसी एक होती है राष्ट्र के अंदर, एक होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। इन दोनों चीजों को जानना जरूरी है। इस बात पे हम बात करते हैं। सबसे पहले ये देखिए कि भारत में एक बात फैल रही है कि भारतीय करेंसी यानी कि रुपया, इंडियन करेंसी लगातार गिरावट में है। यह बड़े दुख की बात है, यह देश के लिए बड़े खतरे की घंटी है। पर इससे पहले आप एक चीज नोट कर लीजिए, केवल अंतरराष्ट्रीय बाजार में भारतीय मुद्रा ही नीचे नहीं गिर रही है, इंडियन करेंसी ही नीचे नहीं गिर रही है, इसके अलावा अन्य करेंसी भी नीचे गिर रही हैं। जिसमें देखिए भारतीय करेंसी में 7.49% की गिरावट है। अगर कंपैरिजन किया जाए तो 8.04 गिरावट है ऑस्ट्रेलियन डॉलर में, साउथ अफ्रीकन रैंड में भी गिरावट है। इसके अलावा सबसे ज्यादा देखिए यूरोप की करेंसी में 13.42% की गिरावट है। इसके अलावा पाउंड में अगर हम बात करें या सबसे ज्यादा बात करें जापानीज येन में 20.66% की गिरावट है। अकेला भारतीय ऐसी करेंसी नहीं है जिसमें गिरावट है, अन्य देशों की करेंसी के अंदर भी काफी गिरावट है। यहां से खुशी की बात यह है कि भारतीय करेंसी टॉप 10 करेंसीज के अंदर डॉलर के अलावा सबसे कम गिरावट पर है। इसे आप नकारात्मक दृष्टि से अगर देखते हैं तो भारतीय करेंसी लगातार गिर रही है। अगर एक सकारात्मक पहलू से अगर आप इसको देखते हैं तो भारतीय करेंसी में सबसे कम गिरावट है अंतरराष्ट्रीय बाजार में। इसके अलावा हम डॉलर की बात करते हैं। यूएस डॉलर रिजर्व वर्ल्ड की मोस्ट डोमिनेंट करेंसी है, यह सबसे पावरफुल करेंसी है। रिगार्डेड एज द बेंचमार्क करेंसी, द यूएस डॉलर डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ अदर करेंसी इन द यूनिवर्सल मार्केट। जो आपकी डॉलर है वो पूरी यूनिवर्सल मार्केट यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में आपकी करेंसी की वैल्यू डिसाइड करती है। द यूएस डॉलर इज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड करेंसी इन इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेड. Trading with the dollar is much easier than any other currency. The emergence of dollar as an indispensable medium of exchange began after World War I. वर्ल्ड वॉर फर्स्ट हुआ था 1914 में, उसके बाद ही डॉलर अपनी शक्ति बनाए हुए है, उसके बाद ये इसकी अपनी पहचान में आई है। प्लेस्ड रिस्ट्रिक्शंस ऑन एक्सचेंजेस सिंस द डॉलर हैज बीन एंजॉयिंग वर्ल्ड वाइड अटेंशन। इन लाइट ऑफ दिस द इंडियन करेंसी लाइक वेरियस अदर इज कंपेयर्ड अगेंस्ट द डॉलर टू डिटरमाइन इट्स वैल्यू। यानी कि आप समझ गए होंगे कि जो डॉलर है वही सबसे ज्यादा निर्धारण में रोल प्ले करती है। किसी राष्ट्र की करेंसी मजबूत होगी या कमजोर होगी, डॉलर उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। इसके अलावा अगर हम कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट की बात करें, क्या डॉलर हमेशा से इतना मजबूत था? डॉलर के बारे में और जानते हैं। बात करते हैं 1925 की, 1925 की। $1 0.1 रुपये के बराबर था, यानी कि 1 रुपए डॉलर से काफी पावरफुल था। इसके बाद अब अगर आगे बात करें 1990 की, 17.5 रुपीज इक्वल टू $1। इसके बाद करें 1991 की, 22.74 रुपीज $1। इसके बाद अगर हम 2000 की बात करें, अप्रोक्सीमेट 45 रुपीज
पर डॉलर। आप देख रहे हैं ये ग्राफ कैसे बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि लगातार कैसे बाजार में और कैसे करेंसी में बदलाव आ रहा है। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, 2005 में 44 रुपीज इज इक्वल टू $1 आप कह सकते हैं। इसके बाद 45 रुपीज से 2014 में 62 रुपीज, यानी कि 62 रुपी। आप देखिए 45 से 62 रुपी डॉलर, कितना बड़ा गिरावट है। इसके बाद 14 से चलिए 19 में 70 रुपी, 62 से 70 रुपी यानी 8 रुपी गिरावट आई है। अगर अब हम बात करें जून और जुलाई की, जुलाई में अगर अभी आज की बात करें, फिलहाल की बात करें, तो ये अप्रोक्सीमेट 79 रुपीज पर डॉलर है। अब आगे हो सकता है कि 79 रुपी पर डॉलर से बढ़कर ये 80 रुपी हो जाए, हो सकता है कि ये 90 रुपीज हो जाए, हो सकता है कि ये 100 रुपीज भी हो जाए। ये कोई अचंभे वाली बात नहीं है। यह सब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट निर्धारित करती है, ये अंतर्राष्ट्रीय बाजार से संबंधित है। इसको पूरी बारीकी से समझने की कोशिश करते हैं। आगे चलिए, इसके अलावा हमारे गौरव डालमिया जी को सब जानते हैं, काफ़ी फेमस है। द चार्ट ऑफ USD परफॉर्मेंस अगेंस्ट 6 टॉप करेंसी, दुनिया की 6 टॉप करेंसीज की अगर हम बात करते हैं तो जनवरी 21 से जुलाई 22 तक इंडियन करेंसी में जो गिरावट है वो 8.1% है। लेकिन अगर आप यूरो की गिरावट देखेंगे तो 16.9% है, यानी कि 2 टाइम्स। आप उतनी खस्ता हालत में नहीं हैं, भारतीय उतनी खस्ता हालत में नहीं है जितना बताया जा रहा है। लेकिन ये कोई खुशी के संकेत नहीं है कि आपकी गिरावट है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्राएं नीचे गिरावट में हैं, इंटरनेशनल करेंसी में गिरावट है और केवल किसी एक देश की करेंसी डॉलर से आगे निकल जाए। ऐसा होने का चांसेस बिल्कुल ना के बराबर होता है। इसके पीछे के रीजन हम देखने की कोशिश करेंगे। US डॉलर वाई पावरफुल, ये इतनी पावरफुल क्यों है? सीधा सा बात है, यूनिवर्सल करेंसी है, एक्सेप्टेड एवरीवेयर स्विफ्ट नेटवर्क के थ्रू। ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी करेंसी है जो पूरी दुनिया के बीच में ट्रेड को कनेक्ट करती है। यूनिवर्सल करेंसी कहेंगे तो यह बात कोई छोटी नहीं होगी। ये काम किस आधार पर करती है? वो है स्विफ्ट नेटवर्क। ये स्विफ्ट नेटवर्क क्या है, इसको जानने की हम कोशिश करते हैं। स्विफ्ट नेटवर्क के तहत ऐसा है कि पूरी दुनिया में जितना भी एक्सचेंज होगा पैसे का, चाहे वो डोनेशन है, चाहे वो इंटरेस्ट है, या हेल्प है, या ट्रेड है, वो एक ऐसा नेटवर्क है, एक ऐसा पॉइंट है जहां पर उसके थ्रू आपका नेटवर्क होगा, जैसे कि उसके थ्रू आपका व्यापार होगा। कैसे? मान लीजिए इंडिया चाहता है श्रीलंका को हेल्प करना, इंडिया श्रीलंका को हेल्प करना चाहता है, श्रीलंकन गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहता है। अभी श्रीलंका में क्राइसिस आया हुआ है, इंडिया चाहता है उनको हेल्प की जाए। इसके लिए इंडिया अगर हेल्प कर, या कोई इंडियन ट्रेडर जो ट्रेड करना चाहता है, वो सबसे पहले इंडियन बैंक को पैसे देगा। इंडियन बैंक USA के किसी बैंक में जहां पर इंडियन बैंक का अकाउंट है वहां पर डॉलर ट्रांसफर करेगा। याद रहे, रुपी ट्रांसफर नहीं, डॉलर ट्रांसफर। यहां से ये डॉलर USA के किसी दूसरी बैंक में डॉलर ही ट्रांसफर होगा। क्यों? क्योंकि इंडिया का जिस बैंक में अकाउंट है जरूरी नहीं कि दूसरे देश का भी उसी बैंक में अकाउंट हो, इसलिए जिस बैंक में उनका अकाउंट है उसमें डॉलर ट्रांसफर होगा। वो USA का सेकंड बैंक, फिर वो जो फॉरेन बैंक, यानी कि हमने जो श्रीलंका को एग्जांपल में लिया है, वहां पर डॉलर सेंड करेगा। उसके बाद फॉरेन बैंक डायरेक्ट उस ट्रेडर को या डायरेक्ट उस देश को अब उनकी करेंसी में देगा। इस तरह से करके कितना बड़ा एक नेटवर्क हो गया है। कितनी करेंसी, आपका ये पड़ोसी देश है, इंडिया का पड़ोसी देश श्रीलंका है, आपको वहाँ पे करेंसी ट्रांसफ़र करना है, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। इससे सोचिएगा कि डायरेक्ट अगर ट्रांसफ़र करते तो कितने फ़ायदे होते। इससे हमें काफ़ी नुकसान है। क्या क्या नुकसान है देखिएगा। स्विफ्ट नेटवर्क की अगर प्रॉब्लम की बात करें तो सबसे पहले है कि ये US के कंट्रोल में है, डेफिनेटली US के कंट्रोल में है तो US के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। दूसरा है सैंक्शन ऑन एनी नेशंस। इस मेथड के थ्रू USA पूरी दुनिया के ऊपर कंट्रोल करता है, सैंक्शन लगा सकता है। आपने ईरान का सैंक्शन का नाम सुना होगा, इराक पर सुना होगा, और अभी रसिया पर भी सैंक्शन लगा है। रसिया पर सैंक्शन कैसे लगा है कि रसिया और यूक्रेन का वार हुआ था, उस वार के दौरान रसिया के काफ़ी पैसे
यूएसए के फॉरेन रिजर्व के रूप में उनके बैंक में थे, जो उन्होंने सीज कर दिए। इस तरह से उनके ऊपर प्रेशर आ गया। आपने एक न्यूज़ सुनी होगी कि यूएसए रसिया के ऊपर काफ़ी प्रेशर कर रहा है युद्ध को रोकने के लिए। इस तरीके से वह दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को भी कंट्रोल करता है। तीसरा है वर्ल्ड कंट्रोल। आपको पता ही है वर्ल्ड कंट्रोल कोस्टली यानी कि एक्सचेंज कमीशन। जब यूएसए में डॉलर एक्सचेंज होता है तो डेफिनेटली वहाँ कमीशन जाता है, कमीशन लेते हैं 2 से 3% कमीशन। अगर बिलियंस मनी है, इतना ज़्यादा पैसा है, उसका 2 से 3% अगर आपका कमीशन भी है तो सोचिए कितना महंगा पड़ता होगा। ये कमीशन के थ्रू आपको महंगा पड़ता है, रूट महंगा पड़ता है, डायरेक्ट करेंसी आपकी करेंसी को बेनिफिट नहीं है। इतना सब इश्यू होने के बाद क्या आपको लगता है किसी देश की करेंसी इतनी पावरफुल हो सकती है कि वो डॉलर को कमज़ोर कर दे? मुझे तो नहीं लगता। इसके बाद आगे बात करते हैं, अगर एग्जाम्पल से समझें तो रसिया यूक्रेन वार हुआ था, उस दौरान रसिया का फॉरेन रिजर्व यूएसए ने फ्रीज कर दिया था, और जिसके अंडर में फिर पुतिन अंडर प्रेशर की काफ़ी न्यूज़ मार्केट में आपने देखी थी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में, अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़पेपर में आपने एक खबर देखी होगी कि रसिया अंडर प्रेशर, क्योंकि रसिया का ट्रेड स्लो डाउन हो गया था। रसिया का जो खुद का पैसा था वो अपना यूज़ नहीं कर पा रहा था, क्योंकि वहाँ के फॉरेन रिजर्व में वो रखा था, यूएसए के फॉरेन रिजर्व में रखा था, उन्होंने उसके ऊपर फ्रीज कर दिया, उसको सैंक्शन लगा दिया। इसके बाद अगर हम आगे बात करते हैं तो सॉल्यूशन क्या हो सकता है? वोस्ट्रो अकाउंट। ये एक एग्जाम्पल है, जरूरी नहीं कि हर जगह लागू, एक सॉल्यूशन है। वोस्ट्रो अकाउंट रशियन बैंक अकाउंट है जो कि इंडियन बैंक में है। इससे क्या है कि इंडिया डायरेक्ट रशिया से ट्रेड कर सकता है अपनी खुद की करेंसी में, आपको डॉलर की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से करके अगर कोई देश अपनी ही करेंसी में अन्य देशों से, सभी देशों से अगर ट्रेड करता है तो उसका इंटरनेशनल स्लो डाउन है जो डॉलर का, या यूएसए के अंदर कोई भी चेंजेस होते हैं, यूएसए के अंदर अगर कोई भी इश्यू होता है तो उसका किसी दूसरे देश की करेंसी के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी कि मिनिमम फर्क पड़ेगा। तो ये एक वोस्ट्रो अकाउंट है जो रसिया और इंडिया के बीच में एक ऐसा अकाउंट है जो अपने ट्रेड को या अपने मनी को, अपनी करेंसी को एक्सचेंज कर सकते हैं। आगे देखिए, इसके बाद रुपी फॉल्स। अब रुपी गिर रहा है डॉलर के मुकाबले में। आपको ये तो समझ आ ही गया है कि डॉलर किस आधार पर दूसरी करेंसीज को चेंज करती है, उससे दूसरे की करेंसी से उनके ऊपर कितना अफेक्ट होता है, वे कितने रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब इंडियन रुपी जितना डाउन हो रहा है, इस सच्चाई को हम नहीं बदल सकते हैं। तो इसके लिए अब हमें एक एनालिसिस निकालना होगा कि भारतीय रुपए यानी किसी भी देश की मुद्रा का कमजोर होना क्या वाकई में ही एक दुख की बात है, क्या पूरी तरह से दुख की बात है, या आधी दुख की बात है? देखिए, सबसे पहले गुड फैक्टर देखते हैं कि इसमें गुड क्या है। गेनिंग आईटी सेक्टर, आपके जिस इंडियन का आईटी सेक्टर उसको काफ़ी बेनिफिट होगा, क्योंकि इंडियन का आईटी सेक्टर एक्सपोर्ट करता है। अगर हमारी करेंसी कमज़ोर होती है तो डेफिनेटली हमारी करेंसी चीप होगी, हमारी करेंसी सस्ती होगी। अगर हमारी करेंसी सस्ती होगी तो बाहर मार्केट में उसकी डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि उनके कम पैसे से ज़्यादा प्रोडक्ट आएंगे और हमारे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी तो हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो डेफिनेटली हमें बेनिफिट होगा। इंजीनियरिंग एक्सपोर्ट, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं, रियल इस्टेट सेक्टर में बूस्ट आएगा। कैसे? अगर हमारी करेंसी कमजोर होती है तो बाहर के इन्वेस्टर हैं वो हमारी रियल इस्टेट यानी कि लैंड प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करेंगे, जिसकी वजह से उनको ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी मिलेगा, उसमें इन्वेस्टमेंट में बूस्ट होगा, वो भी एक बेनिफिट है। यानी कि अगर ओवरऑल बात करूं तो इंडियन एक्सपोर्ट बूस्ट होगा, इंडिया का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि आपको कम पैसे में ज़्यादा एक्सपोर्ट करना पड़ रहा है, बट फाइनली आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है और दूसरे देश के कंपैरिजन में आपकी करेंसी कमज़ोर हुई है, लेकिन आपकी करेंसी आपके राष्ट्र के अंदर, आपके राष्ट्र की टेरिटरी के अंदर उतनी ही पावरफुल है जितनी वो होती है। अगर मैं बुराई की बात करूँ, बैड की बात करूँ, फ्यूल प्राइसेज हाइक हो जाएंगे। फ्यूल प्राइसेज हाइक क्यों है? क्योंकि ये इंपोर्ट हो रहे हैं, हमें डॉलर में पैसे दे रहे हैं, अब डॉलर में पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपके फ्यूल प्राइसेज राइज हो जाएंगे। राइज इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ सकती है। CAD, करंट अकाउंट डेफिसिट आपके देश का बढ़ सकता है। अब ये करंट अकाउंट डेफिसिट क्या है? आप कितना सामान बाहर बेचते हैं और बाहर से कितना सामान अगर आप मंगाते हैं। मान लीजिए आपने 10 करोड़ रुपए का सामान बाहर भेजा है और आपने 20 करोड़ का सामान बाहर से मंगवाया है, तो 10 करोड़ का आपको नुकसान हो गया, डेफिसिट हो गया। इसलिए हमारा टोटल ट्रेड यानी कि टोटल इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, यानी कि टोटल एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जोन सा ज़्यादा है उसमें से माइनस करेंगे। अगर हमारा इंपोर्ट ज़्यादा है तो डेफिनेटली हम घाटे में है, वो बढ़ जाएगा। इसमें यानी कि टोटली हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं वो हमें महंगा पड़ेगा, ये हमें एक नुकसान है। इसके आगे बात करते हैं रीजन। इज इंडिया गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल?
अगर हमारा इंडियन रुपी बार बार गिर रहा है तो इसके ऊपर मैं बात कर चुका हूं कि अकेली किसी भी देश की गवर्नमेंट इसको मैनेज करने में इतनी सफल नहीं है, इतनी कैपेबल नहीं है कि कर पाए। फिर भी किसी ना किसी राष्ट्र की पॉलिसी मैटर करती हैं कि वो कितना अच्छा काम कर रही है। जैसे अभी हमने एक ग्राफ देखा था कि जिसमें हमारी इंडियन करेंसी बाकी टॉप 10 करेंसी से सबसे कम डाउनफॉल में है, तो डेफिनेटली हमारी कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी रही होंगी जो हमारी कम डाउनफॉल में, अदरवाइज हमारी सबसे ज़्यादा डाउनफॉल में भी हो सकती है। तो क्या एक्चुअल में इंडिया रिस्पॉन्सिबल है? आई से नो। रीजन देखिए, इंडिया आपको पता है हमारे आसपास बहुत सारे देश हैं। अब हम एक ऐसे इरा में, एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां ग्लोबलाइजेशन है, जहां पर पूरा दुनिया, पूरा विश्व एक घर है। जैसे कि इंडिया चाइना से कनेक्ट है, रेस्ट वर्ल्ड से कनेक्ट है, ऑस्ट्रेलिया से, यूरोप से, अफ्रीका से, यूएसए से, रशिया से, सबसे डॉलर में ट्रेड करता है, सबसे डॉलर में ट्रेड करता है। तो अगर पूरे देश की हलचल में कुछ चेंज हो रहा है तो क्या इंडिया इससे अछूता रहेगा? क्या वह जितने भी वर्ल्ड में चेंजेस हैं क्या इंडिया को अफेक्ट नहीं करेंगे? डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे। एक रीजन से दूसरा रीजन बनेगा, दूसरे रीजन से तीसरा रीजन बनेगा। इसके बात करते हैं रियल रीजन क्या है। तो फिर अगर ये रीजन नहीं है, इंडिया की गवर्नमेंट पॉलिसीज रीजन नहीं है, तो क्या है? पॉलिसीज रीजन हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, परंतु मैक्सिमम रीजन, जो एक बड़ा रीजन होता है, एक रीजन का बड़ा पार्ट होता है, वो ये है यूएस प्राइस इन्फ्लेशन। यूएस प्राइस इन्फ्लेशन, यूएस में महंगाई है, महंगाई की वजह से क्या होंगे, वे अपने बैंक रेट को बढ़ा देंगे। बैंक रेट बढ़ाने से वहाँ की डॉलर में अगर कोई इन्वेस्टमेंट करता है तो वहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न आपको मैक्सिमम मिलेगा, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर डॉलर की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर डॉलर की तरफ गए तो डेफिनेटली जहाँ पे अदर इन्वेस्टमेंट है उनको वो इग्नोर करेंगे, उनसे वहाँ से पैसा निकालेंगे। तो रुपये के अंदर इन्वेस्टमेंट को कमज़ोर किया जाएगा, जिससे एक रीज़न ये है। दूसरा रीज़न है रशिया यूक्रेन वॉर, जिससे वर्ल्ड में इन्वेस्टमेंट सिनेरियो चेंज हुआ। भारत के अंदर इन्वेस्टमेंट कम हुआ। अगर भारत में इन्वेस्टमेंट होता है या किसी भी राष्ट्र में इन्वेस्टमेंट होता है दूसरे देशों से, तो डेफिनेटली अगर पैसा डॉलर में जा रहा है तो डॉलर में ही आएगा। इस तरह से देश में डॉलर यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा की वैल्यू मजबूत होती है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा का ओवरफ्लो होता है, जिससे राष्ट्र मजबूत बनता है। तीसरा रीजन है क्रूड ऑयल प्राइसेज। आपको पता है ऑयल हम बाहर से मंगवाते हैं, जिसकी पेमेंट हम डॉलर में करते हैं। डेफिनेटली ये भी कुछ रीजन है। अगर मैं इससे आगे बात करूं, व्हाट अबाउट फ्यूचर, क्या दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी? क्या डॉलर ऐसे ही मजबूत होता रहेगा? क्या डॉलर का कोई विकल्प नहीं है? डेफिनेटली इस पर सोचना होगा। बहुत सारे देशों ने इस पर सोचा है, हमने भी सोचा है। ट्रेड विदाउट डॉलर एक ऑप्शन है, जिसमें वोस्ट्रो अकाउंट, हमने एक एग्जाम्पल लिया था। रुपए कार्ड, इंडियन गवर्नमेंट ने एक काफ़ी अच्छा काम किया है। रुपए कार्ड यानी कि एशिया में काफ़ी देशों में रुपए कार्ड को फ्लो बनाने के लिए, रुपए कार्ड की विजिबिलिटी करने के लिए काफ़ी देशों के साथ एग्रीमेंट किए हैं। तो अब ये रुपए कार्ड 1 से 2, 2 से 4 देशों में ऐसे फ्लो होगा, तो डेफिनेटली ये है कि रुपए में हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। हम रुपए को एक इंटरनेशनल करेंसी हम बना सकते हैं। इससे आगे अगर बात करें कि रुपए को इंटरनेशनल करेंसी बनाने से क्या होगा, तो उसके ऊपर क्या कोई काम हुआ है, तो डेफिनेटली उससे रिलेटेड कुछ अपडेट्स हैं, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन इंडियन रुपी। तो देखा, द की टू सक्सेस ऑफ दिस अरेंजमेंट विद एनी कंट्री इज द एक्सचेंज रेट विच इज डिटरमाइंड। ये एक्सचेंज रेट जैसे डिटरमाइन होती है वही सारा रोल प्ले करती है। तो इसलिए सारा जो आपकी रुपए की वैल्यू है वो इंटरनेशनल मार्केट से डिसाइड हो रही है। It was always on the cards. US, Europe and UK imposed sanctions on major Russian banks for assessing the Society of Worldwide International Interbank Financial Telecommunication, यानी कि स्विफ्ट सिस्टम। जो आपका बेल्जियम बेस्ड स्विफ्ट सिस्टम है, उसके बेस पे रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाया। देखिए ये कैसे पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर रहे हैं। इसी का अल्टरनेट निकालने की हमें जरूरत है। आगे बात करते हैं, इंडिया गोज फॉर ग्लोबल ट्रेड पेमेंट इन रुपी। हम ग्लोबल ट्रेड रुपए में करने की शुरुआत कर रहे हैं। व्हाट इट मीन एंड चैलेंज अहेड। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑर्डर कम एट अ टाइम व्हेन रुपी हैज क्रैश टू रिकॉर्ड लो लेवल अगेंस्ट द यूएस डॉलर इन रिसेंट वीक्स। इसके अलावा कुछ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट इन रुपी, व्हाट इट मीन। द आरबीआई हैज डिटेल्ड द ब्रॉड फ्रेमवर्क फॉर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस इन रुपी। सोच रहे हैं कौन से एक्ट के तहत, फेमा एक्ट के तहत
आपको इस पे हम बात कर चुके हैं कि इंडियन करेंसी इंटरनेशनल करेंसी बनने की राह पर कारगर है। जिससे हम क्या स्टेप लेंगे, ऑल इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स सारी अरेंजमेंट किस में होंगी, रुपये में होंगी। एक्सचेंज रेट बिटवीन द करेंसीज टू पार्टनर में बी मार्केट डिटरमाइंड। जो एक्सचेंज, मान लीजिए हम रसिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं इंडियन रुपी में, तो कितना एक्सचेंज रेट होगा, उनके बीच में कितना प्रोपोर्शन होगा करेंसी का, वो मार्केट डिसाइड करेगी। एंड सेटलमेंट ऑफ ट्रेड सेक्शंस अंडर दिस अरेंजमेंट। इसके अलावा और देखिए, रुपी एज एन इंटरनेशनल करेंसी, ए करेंसी इज जनरली टर्म्ड इंटरनेशनली इफ इट इज वाइडली एक्सेप्टेड अक्रॉस द वर्ल्ड एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज फॉर ट्रेड। द यूएस डॉलर इज द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड करेंसी है फॉर इंटरनेशनल ट्रेड, फॉलोड बाय द यूरोपियन यूरो। अगर हम 1960 की बात करें तो रुपी मोस्टली एशियन देशों में जैसे कतर, यूएई, कुवैत और ओमान जैसे देशों में एक्सेप्टेड था, परंतु उसके बाद इसको टर्मिनेट कर दिया गया था, इसको दोबारा से शुरुआत की गई है। आपको पूरा सिनेरियो समझ आ गया होगा कि किसी भी देश की करेंसी कैसे डिटरमाइन होती है। यूएस डॉलर का मजबूत होना या इंडियन रुपी का कमज़ोर होना, यह एक रिलेशन कैसे काम करता है, क्या कोई गवर्नमेंट का रोल प्ले होता है या इंटरनेशनल मार्केट यह सब डिसाइड करती है, यह पूरा सीन हमने समझा। इससे हम एक कंक्लूजन पर पहुँचे, प्राउड टू बी इंडियन। आपकी गिरावट सबसे कम है। हम भविष्य में उम्मीद करते हैं कि राष्ट्र की करेंसी में और ज़्यादा गिरावट ना आए और राष्ट्र मजबूती के साथ खड़ा रहे। जय हिंद।